नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नुपुर शर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले की, नुपुर शर्मा की जीत की और उस 40 दिन की जिसमें सुप्रीम कोर्ट को अपने पुराने फैसले को बदलने पर मजबूर होना पड़ा। जस्टिस सूर्यकांत की बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे उन 40 दिनों में बदली परिस्थितियों की, जिसके कारण जो सुप्रीम कोर्ट 1 जुलाई को एक ऐसा फैसला और ऐसी टिप्पणी की थी जिससे पूरे हिंदुस्तान में हंगामा खड़ा हो गया था, और वही बेंच 40 दिन बाद 10 अगस्त को ऐसा फैसला दिया जो नुपुर शर्मा के मामले में एक बड़ा मायने रखता है। वो इस फैसले के बीच के उस 40 दिनों में क्या क्या ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों का रुख बदल गया, मूड बदल गया। आज चर्चा इसी बात पर होगी। अब शुरुआत करते हैं 1 जुलाई के उस फैसले से, जब नुपुर शर्मा मोहम्मद साहब के ऊपर टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच के सामने उन्होंने याचिका दायर किया था और कहा था कि उनके जान को खतरा है, इसलिए सबसे पहले उनके गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए। साथ में उन्होंने यह भी कहा था कि उनके खिलाफ अलग अलग राज्यों में एक ही मामले पर एफआईआर दर्ज किया गया है, क्योंकि उन्होंने जो टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी की थी वो एक ही मामला था, लेकिन उनके खिलाफ महाराष्ट्र में भी सुनवाई हो रही थी, पश्चिम बंगाल में भी एफआईआर दर्ज किए गए थे, उत्तर प्रदेश में भी एफआईआर दर्ज किए गए थे और देश के कुछ और जगहों पर अलग अलग एफआईआर दर्ज करवाए गए थे। वो चाहती थी कि ये सारा एफआईआर जो दर्ज किया गया है वो एक जगह पर हो जाए, उसकी क्लबिंग हो जाए और दिल्ली में उसकी सुनवाई हो। दिल्ली पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वही इसकी जांच करे और उन्हें बार बार कोलकाता, मुंबई या किसी दूसरे जगह पर बुलाया ना जाए। उन्होंने सामान्य तरीके से एक याचिका दायर करके सुप्रीम कोर्ट से इसकी अनुमति मांगी थी, लेकिन उस समय जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पारदीवाला के उस बेंच ने एक कड़ी टिप्पणी की थी। नुपुर शर्मा को ऐसे फंसा दी थी जिसके कारण पूरे देश में हंगामा हो गया। उन्होंने टिप्पणी की जो न्याय से अलग थी। उन्होंने पूरी तरह से इस याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन खारिज करने के साथ साथ उन्होंने भावनाओं से एक टिप्पणी की कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी नुपुर शर्मा को सौंप दी। दोनों जजों ने कहा कि नुपुर शर्मा अकेली जिम्मेदार है पूरे देश में आग लगाने के लिए। या तो उन्होंने टिप्पणी जानबूझकर अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए की है या फिर पॉलिटिकल इंटेंशन से की है, और इसीलिए पूरे देश में जो इस मामले को लेकर आग लगी हुई है, हंगामा पसरा हुआ है, उसके लिए जिम्मेदार एकमात्र नुपुर शर्मा है। और इस कड़ी टिप्पणी के बाद जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पारदीवाला के उस टिप्पणी को लेकर पूरे देश में हंगामा हो गया। बुद्धिजीवियों के बीच ये चर्चा होने लगी कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को क्या हो गया है। किसी मामले की सुनवाई करनी है तो वो सुनवाई करें, कानूनी आधार पर अगर इसको खारिज करना है तो खारिज कर दें, लेकिन आउट ऑफ बॉक्स जाकर ऐसी टिप्पणी करने का क्या मतलब है। उसके बाद 5 जुलाई को करीब करीब पूरे देश के कुछ बुद्धिजीवियों और पूर्व जजों ने एक ओपन लेटर लिखा। उस ओपन लेटर में 15 पूर्व जस्टिस शामिल थे तो 77 के करीब पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, इसके साथ ही कुछ पूर्व आर्मी अधिकारी भी शामिल थे, और इन सब लोगों ने एक ओपन लेटर लिखा सुप्रीम कोर्ट के नाम। उस लेटर में साफ तौर पर कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम तो है, लेकिन उसे भी लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखना चाहिए। आप फैसला कानून के हिसाब से करें, कानूनी तरीके से टिप्पणी करें, लेकिन उसके बाद जो मौखिक टिप्पणी की जाती है उसका बड़ा असर पड़ता है, और ये मौखिक टिप्पणी से सुप्रीम कोर्ट को बचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को भी लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत को भी ये बात समझ में आने लगी कि उन्होंने
भावावेश में यानी भावना के दबाव में आकर यह फैसला लिया है और ऐसी टिप्पणी की है। उनको भी बैकफुट पर आना पड़ा और सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन वो मजबूरी धीरे धीरे ही असर करने वाली थी, क्योंकि नुपुर शर्मा भी पीछे नहीं हटी। उन्होंने उसके बाद 18 जुलाई को फिर से याचिका दायर की और इस पर फिर से सुनवाई करने की बात कही। वो प्रोटेक्शन चाहती थी सुप्रीम कोर्ट से कि कहीं भी उनकी गिरफ्तारी न हो, क्योंकि उनको जान का खतरा है। अलग अलग जगहों से धमकियां मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट में वो फिर से गया उसी बेंच पर और इन लोगों ने उन्हें किसी भी तरह की गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन दे दिया। लेकिन उसके बाद 20 जुलाई एक बहुत महत्वपूर्ण फैसले पर जस्टिस सूर्यकांत को सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि उन्होंने जो पिछली बार फैसला दिया है वो फैसला गलत था, टिप्पणी गलत थी। 20 जुलाई की बात है और 20 जुलाई को एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। यह फैसला था मोहम्मद जुबैर के मामले में। मोहम्मद जुबैर के ऊपर हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप लगा हुआ था। इसके साथ साथ मोहम्मद जुबैर के खिलाफ हवाला कारोबार का और उसके अलावा टेरर फंडिंग का भी आरोप लगा था। लेकिन अलग अलग जगहों पे जो एफआईआर दर्ज हो रहे थे, उत्तर प्रदेश में कई एफआईआर जो दर्ज हो चुके थे, उन सब एफआईआर का मकसद मोहम्मद जुबैर के उसी टिप्पणी और सोशल मीडिया के ऊपर हिंदू देवी देवताओं का अपमान से संबंधित था। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की बेंच उसमें बैठी थी, जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस बोपन्ना और जस्टिस सूर्यकांत शामिल थे। उस बेंच ने इस पर एक फैसला दिया और मोहम्मद जुबैर के ऊपर लगाए जाने वाले सारे दर्ज एफआईआर को क्लब कर दिया कि एक ही जगह पर इसकी सुनवाई होगी। वो भी दिल्ली पुलिस इस मामले की सुनवाई करेगी। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि उत्तर प्रदेश की सरकार ये बात ध्यान रखे कि उन्होंने जो एसआईटी बनाया है इस मामले की जांच के लिए, उसको भी भंग कर दिया जाए और उत्तर प्रदेश में जितने मामले उनके खिलाफ हेट स्पीच को लेकर, उसके साथ साथ हिंदू धर्म के लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचाने को लेकर, हिंदू देवी देवताओं के अपमान को लेकर दर्ज किए गए हैं, वो सबको दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया जाए। दिल्ली पुलिस ही इसकी जांच करेगी और तत्काल मोहम्मद जुबैर को रिहा किया जाए। मोहम्मद जुबैर की जमानत दे दी गई और उसमें भी एक और अग्रिम जमानत दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने उस जमानत के लिए कहा कि अगर इसके बाद कोई भी मामला मोहम्मद जुबैर के ऊपर दर्ज होता है हिंदू देवी देवताओं के अपमान को लेकर और उनके पुराने जो पोस्ट है उसको लेकर, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ही अग्रिम जमानत समझे जाए और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए। मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर रोक लग गई। उसके सारे मामले को क्लब कर दिया गया, दिल्ली भेज दिया गया और उसमें जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल थे। उनकी कोई अलग से टिप्पणी नहीं आई, जबकि मोहम्मद जुबैर वही है जिसने नुपुर शर्मा के टिप्पणी को सबसे पहले प्रसारित किया था। अल्ट न्यूज के फाउंडर मोहम्मद जुबैर, जिसने फैक्ट चेक के नाम पर नुपुर शर्मा के उस टिप्पणी को प्रसारित किया और लोगों के बीच एक भावना ऐसी पैदा की जिसके कारण पूरे देश में हंगामा हुआ, दंगे फसाद भी हुए। लेकिन उस मोहम्मद जुबैर को जब सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से सारे मामले को एक जगह कर दिया और अग्रिम जमानत भी दे दी जिसमें जस्टिस सूर्यकांत भी थे, तो उनकी आलोचना होना लाजमी था। उन्होंने उस मामले में भी कोई अलग से फैसला नहीं दिया, अपनी अलग से टिप्पणी नहीं की, जबकि जस्टिस बोपन्ना और जस्टिस चंद्रचूड़ के मामले से अलग वो टिप्पणी कर सकते थे। इनका विचार अलग हो सकता था, लेकिन कोई अलग विचार नहीं हुआ। और इस फैसले के बाद जस्टिस सूर्यकांत को यह एहसास हुआ और जब दूसरी बार 10 अगस्त को इस मामले पर सुनवाई हुई, नुपुर शर्मा ने जो वहां पर
अपनी याचिका दायर की थी, उसके ऊपर सुनवाई की गई, तो उसमें पश्चिम बंगाल के तरफ से, पश्चिम बंगाल की सरकार के तरफ से वकील भी थे और वो चाहते थे कि किसी तरह से नुपुर शर्मा के मामले में पश्चिम बंगाल की पुलिस को इन्वेस्टिगेशन का अधिकार दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके सारे लॉजिक खारिज कर दिए और फिर नुपुर शर्मा को राहत दी गई। नुपुर शर्मा को राहत इतनी ही नहीं दी गई, बल्कि यह भी कहा गया कि सारे मामले दिल्ली ट्रांसफर किए जाएं, दिल्ली हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई भी हो और दिल्ली के इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसको स्पेशलिटी है ऐसे मामलों की, वही इसकी सुनवाई करेगी। पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र या फिर दूसरे जगह पर अगर एफआईआर दर्ज होता है तो वो भी दिल्ली पुलिस के ही हवाले कर दिया जाएगा। ये वही मामला है जिस तरीके से मोहम्मद जुबैर में फैसला हुआ था। और यही नहीं, नुपुर शर्मा को इस पूरे मामले के इन्वेस्टिगेशन और कंक्लूजन तक अरेस्ट करने से राहत भी दे दी गई। ये सारा बदलाव इस 40 दिनों के अंदर हुआ, क्योंकि इस 40 दिनों में सुप्रीम कोर्ट में ऐसे मामले भी आए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर देश के लोगों ने इसका विरोध भी किया, सोशल मीडिया पर भी विरोध हुआ और साथ ही देश के कुछ बुद्धिजीवियों, पूर्व जजों ने भी इस मामले की इस टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। यानी आलोचना, विरोध और प्रदर्शन का असर होता है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज भावनाओं में बह जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज बाहर की गतिविधियों से प्रभावित हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज भी तुष्टीकरण में घिर जाते हैं, उन चीज़ों के लिए जरूरी है कि उनके खिलाफ भी, उनके फैसलों की भी आलोचना, समीक्षा होनी चाहिए। और ये नुपुर शर्मा के मामले में सामने दिखाई पड़ रहा है। जो 1 जुलाई को फैसले में, टिप्पणियों में लगातार उनके खिलाफ जहर उगला गया था, वही 10 अगस्त की टिप्पणी पूरी तरह से उनके पक्ष में आ गया और नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से इतनी बड़ी राहत मिली। ये एक बड़ा संदेश है और इस फैसले के बड़े मायने हैं, जिसमें यह कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी मौखिक तरीके से कोई टिप्पणी सरकार के ऊपर नहीं करना चाहिए। उन्हें भी लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखना चाहिए, जो 2014 के बाद से नहीं रखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जज भी बार बार सरकार के कामों के ऊपर, लोकतंत्र के ऊपर, सहिष्णुता और असहिष्णुता के ऊपर टिप्पणी करते नजर आते हैं, जो उनके दायरे से बाहर है और जिसका इस्तेमाल प्रोपेगेंडा मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ करती है और विपक्ष भी इसका इस्तेमाल करता है कि लोकतंत्र खतरे में है, तानाशाही है, सरकार तानाशाही रवैया अपनाती है। इसलिए इस फैसले को देखकर, उस 40 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के परिवर्तन और बदलाव को देखकर इस बात को समझना चाहिए और इसके लिए तैयार भी रहना चाहिए। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।